ओके दोस्तों, मैं विपिन कुमार दुबे आपके अपने प्लेटफॉर्म डिप्लोमा इन कोर्सेस क्लासेस में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कुछ प्रमुख टॉपिक का जो आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस एंड फैक्टर अफेक्टिंग, उसके बाद है सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेसिस्टेंस, उसके बाद देखेंगे अगर समय मिला तो फिर न्यूमेरिकल्स भी इस पर करा देंगे। तो आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ओम्स लॉ पर आज हम बात करेंगे। ओम्स लॉ को समझेंगे कि ओम्स लॉ क्या होता है। ठीक है, ओम्स लॉ के स्टेटमेंट और इससे रिलेटेड जो भी रूल्स हैं उनके बारे में हम समझेंगे। देखिए, ओम के नियम में ओम ने क्या बताया था, वोल्टेज और करंट, जैसे हमने आपको एक्सप्लेन किया था, इसके पहले हमने आपको समझाया था कि वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, इन सभी के बारे में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स आप नहीं देखे हैं तो कृपया आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जरूर पुराने वीडियोज, इसके पहले के वीडियोज को आप जरूर देख लीजिए, तभी आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने वोल्टेज में के बारे में बताया था कि वोल्टेज इज नथिंग सिंपली इलेक्ट्रिक प्रेशर। ये एक इलेक्ट्रिक प्रेशर है जिसके द्वारा करंट सर्किट में क्या होती है, फ्लो होती है। जैसे हमने आपको बताया था कि दो बिंदुओं के बीच जब वोल्टेज में अंतर होता है जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, उसी को वोल्टेज भी कहते हैं, तभी करंट हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर पास होती है। ये हम पहले से ही बताते चले आए हैं। यानी कि करंट को पास होने के लिए वोल्टेज का डिफरेंस यानी कि वोल्टेज का होना जरूरी है, तभी करंट किसी भी सर्किट में क्या होगी, पास होगी। तो दोस्तों, मान लीजिए कि कोई आपका कंडक्टर है, तो कंडक्टर में रेसिस्टेंस होते हैं, वो मान लीजिए आर है और इसके क्रॉस वोल्टेज मान लीजिए वी है। ठीक है, ये रेसिस्टेंस ये क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। बस यहाँ पे ये जानिए कि जब करंट किसी सर्किट में या किसी कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है या कंडक्टर किसी सर्किट में जब पास होता है, तो होता क्या है कि उसके मार्ग में कुछ ऑब्स्टेकल आते हैं, कुछ अपोजिंग आते हैं, उसके मार्ग में कुछ रुकावट आती है, कुछ बाधाएं आती हैं, उसी को ही हम क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप धरती पे चलते हैं, अर्थ पे चलते हैं, तो आपके पैरों के तल और अर्थ के तल दोनों के प्लेन के मध्य में एक फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल काम करता है। तो उसी प्रकार जब करंट पास होती है ना, तो करंट यानी कि चार्ज जब फ्लो होते हैं तो उनके मार्ग में बहुत सारे एटम मॉलिक्यूल्स, मतलब परमाणु अणु, उनके मार्ग में एक प्रकार का अवरोध उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं, अवरोध उत्पन्न करते हैं, एक अपोजिंग फैक्टर क्रिएट करते हैं, कह सकते हैं ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं। उसी विरोध को, उसी अपोज को ही हम क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। जब करंट पास होगा, चार्ज जब फ्लो होगा, तो उसके मार्ग में परमाणु से वो टकराते हैं, परमाणु से टकरा करके अपनी डायरेक्शन को चेंज भी करते हैं, कुछ अपनी एनर्जी जो कुछ अपनी काइनेटिक एनर्जी रिलीज भी करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन या चार्ज अपने काइनेटिक एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देता है टकराने से, तो वही एनर्जी जो उससे डिस्ट्रॉय होती है, एग्जॉस्ट होती है, वही एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। दोस्तों, आप देखते होंगे कि कंडक्टर है, कोई भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, जब उसको ऑपरेट करते हैं तो ऑपरेट करने के कुछ समय पश्चात वो हीट हो जाता है। ठीक है, वो क्या हो जाता है, हीट हो जाता है, जिसकी वजह से क्यों हीट होता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन या चार्ज फ्लो होते हैं तो उसके मार्ग में परमाणुओं का एक अवरोध उत्पन्न किया जाता है, जिससे वो अपनी काइनेटिक एनर्जी लॉस करते हैं। वही एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार हीट एनर्जी में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो जो कंडक्टर के मार्ग में रेसिस्टेंस होता है वो पूरे लंबाई में होता है, जितना लंबा कंडक्टर है पूरे लंबाई में वो प्रतिरोध व बाधाएं होती हैं। लेकिन कैलकुलेशन के लिए उन सभी रेसिस्टेंसों को एक जगह पे इकट्ठा करके ही कैलकुलेट किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप अर्थ पे चलते हैं, जितना आप चलेंगे, जितना दूर चलेंगे, फ्रिक्शन फोर्स तो रहेगा ही रहेगा। उसी तरह से करंट कितना हो दूर पास होगी, उसके एटम का ऑब्स्टेकल तो हर जगह पे रहेगा। तो जितनी लंबाई रहेगी ना, उतना आपका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा किसी भी कंडक्टर का। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका कंडक्टर है, ये आपका कंडक्टर बॉडी है ये, और इसके सभी रेसिस्टेंस को जो है, ये क्या है, कंडक्टर है, और इसके सभी रेसिस्टेंस को हम एक जगह पे क्या कर दिए हैं, दिखा दिए हैं। और ये आपका क्या है, एक प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे हमने रख दिया प्लस और माइनस।
इनके क्रॉस का वोल्टेज है, जिसकी वजह से इसमें क्या होगी, करंट पास होगी। तो जब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर क्या होगी, पास होगी, सिंपल सी बात है। तो हमारे ओम साहब ने क्या कहा था, ओम साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर किसी भी चालक तार के आसपास जो भौतिक परिस्थितियां हैं, फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, अगर वो फिक्स हो जाए तो जो इसमें करंट पास होती है ना, वो डायरेक्ट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जो भी करंट पास होती है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, स्टेटमेंट में करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी बोलेंगे, ठीक है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें वैरी क्या कर सकते हैं, वोल्टेज तो आपने बैटरी लगा दिया, फिक्स हो गया, ये वैरी कर सकती है तो केवल करंट, ये रेजिस्टेंस के अनुसार ये वैरी कर सकती है। ठीक है, वोल्टेज तो आपने लाया, फिक्स कर दिया, तो ये वैरी किस प्रकार करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। ये जो करंट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होगी, यानी कि जो करंट आई होगी वो वोल्टेज वी के समानुपाती होगी। कब, अगर इस चालक तार की भौतिक परिस्थितियां जैसे ताप दाब कांस्टेंट रहे तब। आप ऐसे कह सकते हैं, समान ताप दाब पर किसी चालक तार में बहने वाली धारा वोल्टेज के समानुपाती होती है। समानुपाती होने का मतलब वोल्टेज को जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट क्या होगी, बढ़ती जाएगी, वोल्टेज को जैसे जैसे घटाएंगे करंट वैसे वैसे घटती जाएगी। ठीक है, तो वोल्टेज और करंट में जब इस प्रकार का रिलेशन हो कि दोनों समान अनुपात में बढ़ें और समान अनुपात में घटें तो उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए यही कंडक्टर डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशन में रखा जाए और वहां पे हम सोचें कि ये करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी हो जाए तो इट इज वेरी वेरी इम्पॉसिबल। एक एग्जांपल मैं आपको बताकर समझाना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए हीटर है, हीटर में क्या है, कंडक्टर्स हैं, और अगर हम उसका टेम्परेचर लगातार वेरी करता है, बढ़ता घटता रहता है, अगर उस कंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज और करंट में हम इस प्रकार का रिलेशन चाहें तो इट इज वेरी वेरी इम्पॉसिबल। अगर हम फिलामेंट लैंप ले लें, उसके अंदर जो फिलामेंट है उसके क्रॉस वोल्टेज, उसमें फ्लो होने वाली करंट में रिलेशन देखें तो वो भी क्या है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहां भी टेम्परेचर वेरी कर रहा है, हीटर का भी टेम्परेचर वेरी कर रहा है, जहां भी टेम्परेचर वेरी करेगा वहां ओम्स का नियम क्या है, एप्लीकेबल नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगर मान लीजिए इस रूम टेम्परेचर पे, जितना इस रूम का टेम्परेचर है, जितना इस रूम का प्रेशर है, इस अगर हम तो ये रूम में जो टेम्परेचर है, जो प्रेशर है वो तो फिक्स ही रहेगा, वो तो चेंज होना नहीं है। इसमें अगर हम कोई कंडक्टर रख करके और उसमें करंट फ्लो करवाएं तो वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो यही ओम का नियम है कि भाई अगर यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट सारी सी बात है बढ़ेगी। अब 20 वोल्ट की बैटरी लाइए और 50 वोल्ट की बैटरी लाइए, फिर 80 वोल्ट की बैटरी लगाइए, फिर 100 वोल्ट की बैटरी लाइए, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे करंट बढ़ता जाएगा। सिंपल सा रूल है। अगर इसका टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट हो, मतलब जहाँ रूम टेम्परेचर रूम प्रेशर पर अगर रखना है तो ये फिक्स होगा। सिंपल है, ओम का नियम आप खुद पढ़ सकते हैं, रट सकते हैं। तो अगर स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, इसके अगर इसके स्टेटमेंट की हम बात करें तो स्टेटमेंट में क्या होगा, यदि यदि यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, सेम फिजिकल कंडीशन पे, सेम मतलब समान, देखिएगा ध्यान से, समान भौतिक परिस्थितियों पर, समान भौतिक परिस्थितियों पर, समान भौतिक परिस्थितियों पर, जैसे जैसे दाब ताप, ठीक है, इसको अंग्रेजी में लिखेंगे सेम फिजिकल कंडीशन। क्या लिखेंगे, सेम फिजिकल कंडीशन। ठीक है, समान भौतिक परिस्थितियों पे, जैसे ताप दाब, यही भौतिक परिस्थितियां होती हैं, किसी किसी चालक में बहने वाली धारा, किसी चालक में बहने वाली धारा उसके क्रॉस वोल्टेज के समानुपाती होता है। समानुपाती, समानुपाती का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समानुपाती का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, उसके क्रॉस वोल्टेज के
समानुपाती होता है। ठीक है, उसके क्रॉस वोल्टेज का हम भी लिख सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट जो आपका आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वी है। आप इसको ऐसे लिख देते हैं, एट द सेम फिजिकल कंडीशन फ्लोइंग करंट इन एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। क्या होता है, सेम फिजिकल कंडीशन में जो फ्लोइंग करंट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वोल्टेज के। इसमें भी आप लिख सकते हैं इसी चीज को। आप बाद में इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, वी प्रोपोर्शनल टू आई। फिर इस प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो यही रेसिस्टेंस जो हमने बताया था, इस कंडक्टर के मार्ग में जो रुकावट है, जो बाधा है, उसको रेसिस्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। जब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है। क्यों कांस्टेंट आता है, ताकि दोनों साइड क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, दोनों साइड क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, इसीलिए यहाँ कांस्टेंट आता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान देना इस बात का। अब यहाँ पे आपका आर क्या है, आपका आर क्या है, यहाँ पे लिखेंगे आर क्या है, एक नियतांक है। क्या है ये, एक नियतांक है। नियतांक का मतलब क्या होता है, एक कांस्टेंट है जिसका मात्रक क्या होता है, जिसका मात्रक ओम होता है। क्या होता है, जिसका मात्रक ओम होता है। ठीक है, आर क्या है, एक नियतांक है जिसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ध्यान दीजिएगा। तो ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल इसीलिए आता है कि मान लीजिए अगर ये वैल्यू बढ़ रही है तो रेसिस्टेंस उसको कम करके इसके बराबर कर दे, अगर ये बढ़ रही है तो ये वैल्यू उसको कम करके इसके बराबर कर दे। ठीक है, तो यही बात है, ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है, एक रेसिस्टेंस है जो इनके बीच में आ जाता है, कांस्टेंट की तरह काम करता है। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम देखें V इक्वल टू आई आर से अगर हम देखें तो यहाँ से आपका R इक्वल टू V अपन आई हो गया। ठीक है, तो हम दूसरे शब्दों में इसको ऑन द अदर हैंड इसको दूसरे शब्दों में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, इसे लिख सकते हैं दूसरे शब्दों में। ठीक है, इन अदर हैंड, दूसरे शब्दों में क्या, किसी चालक के क्रॉस वोल्टेज और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात क्या होता है, स्थिर होता है। ठीक है, किसी चालक मतलब कंडक्टर के क्रॉस मतलब आर पार के क्रॉस वोल्टेज मतलब भी। ठीक है, वोल्टेज भी, उसमें बहने वाली धारा आई का अनुपात ठीक है, किसी चालक के क्रॉस वोल्टेज भी और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात क्या होता है, स्थिर होता है। ये भी आपका ओम के नियम का ही क्या है, स्टेटमेंट है। ये भी आपके ओम के नियम का ही क्या है, स्टेट। चाहे आप इसको लिखने के बाद, एक्सप्लेन करने के बाद, अब इसको हम क्या करेंगे, जरूर नीचे लिख देंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने करंट बढ़ाया, वोल्टेज आपने बढ़ाया, मान लीजिए आपने स्टार्टिंग में वोल्टेज 50 वोल्ट लिखे हैं, रेसिस्टेंस मान लीजिए। इसी चीज को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देख लीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए पहले आपने वोल्टेज 50 वोल्ट रखा था तो करंट इसमें 10 एम्पियर मान लीजिए फ्लो हो रही थी। ठीक है, और फिर मान लीजिए आपने वोल्टेज को आपने 100 वोल्ट किया तो करंट आपकी कितनी हो जाएगी, 20 एम्पियर हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए फिर वोल्टेज को आपने 150 वोल्ट कर दिया। ठीक है, 150 वोल्ट कर दिया, ऐसे ही रेंज में आपने बढ़ा रहा है तो आपकी जो करंट होगी ना, इसी के रेंज में ही बढ़ेगी। ठीक है, ताकि ये जो हो सके, इनमें जो रेशियो आए और रेशियो क्या हो, फिक्स हो। तो अगर मान लीजिए आपने इसको 200 वोल्ट कर दिया, किसी के अनुसार करंट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका करंट भी उसी के अनुसार इंक्रीज होता रहेगा। और जब इसका हम रेशियो निकालना शुरू करेंगे ना, जैसे मान लीजिए आप R1 निकाल रहे हैं यहाँ से, तो आपका V बटे 10/50, तो यहाँ 5 एम्पियर, देखिए 5 ओम आप कहेंगे, एक इसमें आ रहा है, सब ओम में आ रहा है। ठीक है ना दोस्तों, ये सब ओम में आ रहा है। ठीक है, तो ये 5 ओम हो गया। ठीक, फिर मान लीजिए
आपने R2 कर दिया, R2 निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा 100/20, तो 20/25 फिर 5 ओम आया। फिर आप R3 निकाल लीजिए तो ये आपका करंट क्या होगा 30 एम्पियर होगा। तो फिर R3 आपका 150/30, फिर कितना आया 5 ओम आया। तो इस प्रकार आपने क्या देखा कि इसमें जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहा है वैसे वैसे करंट भी बढ़ रहा है। पहला स्टेटमेंट हो गया, सेम फिजिकल कंडीशन, रूम टेम्परेचर रूम प्रेशर पे इसको रखे हुए हैं, तो पहला वेरीफाई हो गया। फिर दूसरा स्टेटमेंट, इनका जो रेशियो है ना किसी चालक समान भौतिक परिस्थितियों पर, ऐसे लिखिएगा एट सेम फिजिकल कंडीशन, लिख दीजिएगा जरूर, समान, हो सकता है आपको दिखाई ना दे इसलिए बस लिख देते हैं, ठीक है, समान भौतिक परिस्थितियों पर, समान भौतिक परिस्थितियों पर, ठीक है, एट सेम फिजिकल कंडीशन में किसी चालक के क्रॉस वोल्टेज भी उसमें बहने वाली धारा आई का अनुपात मतलब रेशियो क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। तो ये ओम का नियम था। अभी तक मैंने जितनी भी बातें आपको बताई ये क्या था, ओम का नियम था। अब इसका कुछ लिमिटेशंस देखेंगे, कुछ इसकी सीमाएं देखेंगे, उसके बारे में हम बात करने चल रहे हैं। मतलब कहाँ ओम का नियम जाकर के फेल हो जाता है, ठीक है, उन बातों को आप देख लेंगे। फिर ओम का नियम कैसे कैसे सर्किट्स में अप्लाई किया जा सकता है उसको भी देख लेंगे, फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सिंपल सा नियम है, वोल्टेज बढ़ाइए करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटाइए करंट घटेगा। अगर रूम अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहे तब, बस सिंपल सा नियम है। आप इसको जरूर दिमाग में बैठा सकते हैं दोस्तों। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट यू वांट टू टेक, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच इज रिलेटेड टू BEE जनरल इंजीनियरिंग, BMW एंड द साइट ऑफ एग्जामिनेशन। दिस टॉपिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप जरूर इसको ध्यान में रखिएगा। अब इसके साथ हम आपको इसके लिमिटेशंस बताएंगे। हर रूल के हर नियम के कुछ सीमाएं होती हैं, आप शुरू से ही पढ़ते आए हैं, उस सीमा से बियॉन्ड वो रूल अप्लाई नहीं होता, काम नहीं करता है। तो बहुत सारे, कोई जरूरी नहीं है कि जो भी नियम बना है वो सबके लिए एप्लीकेबल ही हो। तो सब कुछ, बहुत सारे नियम हैं भारतीय संविधान में भी, आप जानते हैं, लेकिन क्या वो सब कोई अप्लाई करता है, नहीं करता। वैसे ही रूल तो ओम साहब ने दे दिया है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये जो है सबके लिए अप्लाई हो सके, ठीक है। तो कहाँ इसका एप्लीकेशन हम नहीं कर सकते, कहाँ हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते दोस्तों, उसी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं लिमिटेशंस ऑफ ओम्स, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। उसी को हम क्या बोलते हैं, ओम के नियम की सीमाएं। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज रिलेटेड टू ओम्स लॉ, द लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। हम आपको बताने क्या जा रहे हैं, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं ओम के नियम की सीमाएं, ओम के नियम की, ओम के नियम की सीमाएं, ठीक है, ओम के नियम की, या हिंदी थोड़ा सा कमजोर है, देखिएगा, सीमाएं सही कर लीजिएगा, ये शायद बड़ी का मात्रा रहता है, देख लीजिएगा, ओम के नियम की सीमाएं। तो क्या कहाँ ये सीमाएं इसकी हैं उसको भी देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ है, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। तो अब यहाँ पे देखिएगा कहाँ कहाँ, जैसे यूनिलेटरल नेटवर्क है, जैसे आपका ट्रांजिस्टर है, ठीक है, आपका डायोड है, जिसमें करंट केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो सकती है, ठीक है। फिर आपका सेमीकंडक्टर, कोई भी डिवाइस हो, सेमीकंडक्टर डिवाइस यही है, ठीक है। कोई भी सेमीकंडक्टर हो, ट्रांजिस्टर हो, डायोड हो, कोई भी सेमीकंडक्टर हो, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। फिर मान लीजिए डिस्चार्ज लैंप के लिए भी नहीं है, डिस्चार्ज लैंप के लिए भी नहीं है।
फिर आपका फिलामेंट लैंप के लिए भी नहीं है, फिलामेंट लैंप के लिए भी नहीं है, ठीक है। तो इंसुलेटर के लिए भी नहीं है, ठीक है। इन सबों को हम क्या बोलते हैं, नॉन ओहमिक कंडक्टर, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन ओहमिक कंडक्टर। ये जो ऐसे कंडक्टर्स हैं जो ओम के नियम को क्या करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या क्या, जैसे ट्रांजिस्टर है, डायोड है, जैसे सेमीकंडक्टर, कोई भी लगभग डिवाइस है, कोई ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती हैं। डिस्चार्ज लैंप है, जैसे आपका ट्यूब लाइट हो गया, एफएल हो गया, फिर फिलामेंट लैंप है, इंसुलेटर्स हैं, ये सभी ओम्स के नियम को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। ये सभी ओम के नियम का, ओम के नियम का अनुसरण, अनुसरण मतलब फॉलो, अनुसरण का मतलब क्या होता है, अनुसरण मतलब फॉलो नहीं करते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, इसलिए इन्हें नॉन ओहमिक कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन ओहमिक कंडक्टर, इसलिए इन्हें नॉन ओहमिक कंडक्टर, ठीक है। तो डिस्चार्ज लैंप, फिलामेंट लैंप, इंसुलेटर, ये सभी ओम के नियम को फॉलो नहीं करते, इसलिए इसको नॉन ओहमिक कंडक्टर भी कहते हैं। तो ये सारे यहीं पे आकर के ओम्स का नियम क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं क्या कि इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं कि ये ओम के नियम की क्या है, सीमाएं हैं, ठीक है। फिर इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हम इसका यूज कर सकते हैं, एप्लीकेशन को हम बोलते हैं क्या, अनुप्रयोग, क्या बोलते हैं, अनुप्रयोग, ठीक है। तो कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन होता है, ये फॉर इट इज एप्लीकेबल फॉर एसी एंड डीसी सर्किट, ये एसी एंड डीसी सर्किट बोथ, ठीक है। इसका यूज हम दोनों सर्किट में, एसी और डीसी दोनों सर्किट में कर सकते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थे ओम्स के नियम के, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया, इसका स्टेटमेंट बताया, डेरिवेशन बताया, फिर उसको दूसरे तरीके से एक्सप्लेन किया, फिर इसकी लिमिटेशंस बताए, फिगर बनाए, फार्मूले को लिखा, आपने ओम का रेसिस्टेंस जो आपके सामने आया उसका मैंने यूनिट भी बताया, यानी कि सारी बातें जो ओम से रिलेटेड थी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बनेंगे, उसको भी हम जरूर बताएंगे दोस्तों। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू टेक, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आसानी से ले सकते हैं। जो भी बातें मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ आप इसको अपने मन से अगर लिखेंगे ना तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, वो आपके लिए एकदम समझ लीजिए रटा रटाया हो जाएगा। चीज़ों को समझिए, समझने के बाद अपने मन से लिख दीजिए, बस क्या दिक्कत है इसमें। और नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द नेक्स्ट टॉपिक, रेसिस्टेंस एंड फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस, ठीक है। रेसिस्टेंस क्या होता है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेसिस्टेंस को प्रभावित करते हैं, प्रभावित करने का मतलब उस फैक्टर के अनुसार रेसिस्टेंस वेरी करना, रेसिस्टेंस की वैल्यू में चेंजिंग आती है, ठीक है। तो उन्हीं सारे कारकों पे अब हम जो है विचार करने जा रहे हैं, उन्हीं सारे कारकों पे हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम आपको समझाएंगे क्या रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है। तो रेसिस्टेंस क्या होता है, देखिए समान तापदान में क्या होता है, मैंने बता दिया है कि किसी कंडक्टर मटेरियल का, किसी कंडक्टर मटेरियल का वह प्रॉपर्टी बाय विच, जिससे वह फ्लोइंग करंट यानी बहने वाली करंट का अपोज करता है, अपोज का मतलब विरोध, किसी कंडक्टर मटेरियल का वो प्रॉपर्टी जिससे वो बहने वाली करंट का अपोज करता है, क्या कहलाता है, रेसिस्टेंस कहलाता है, क्या कहलाता है,
रेसिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, इसको आर या ओम प्रतीकात्मक अक्षर से, ठीक है, प्रतीकात्मक इसको आर ही रहने दीजिए, इसको आर प्रतीकात्मक अक्षर से रिप्रेजेंटेटिव वर्ड से हम क्या करते हैं, लेटर से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करते, इसको आर प्रतीकात्मक अक्षर से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है जिसमें इसको नापते हैं, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी उसको कहीं ना कहीं नापा जरूर जाता है। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक ओम होता है, ओ एच एम, इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। किसी कंडक्टर मटेरियल का वो प्रॉपर्टी जिससे वो पहुंचने वाले करंट का अपोज करता है क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। मात्रक क्या होता है, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और ओम मतलब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस ओम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ना बना करके यहाँ पे सिंबल बना देते हैं। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो इसको हमने एक्सप्लेन कर ही दिया। जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होगी तो वो परमाणु से टकराएगी तो मतलब उसके फ्लो में एक तरीका का विरोध आएगा, वही विरोध क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया लिखने के लिए, समझने के लिए बहुत सारी बातें हैं जो आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब वो फैक्टर्स क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं जो रेसिस्टेंस को इफेक्ट कर डालते हैं, रेसिस्टेंस पर प्रभाव डालते हैं, उन फैक्टर्स के बारे में हम बताने जा रहे हैं। उसको समझिए। उसको जानने से पहले आपको कुछ रूल्स हैं जानना पड़ेगा, रेसिस्टेंस के रूल्स को जानना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि इसके फैक्टर कौन कौन है जो रेसिस्टेंस को क्या करते हैं बेटा, प्रभावित करते हैं। तो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बोलते हैं द रूल्स ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, सुबह सुबह का टाइम है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, सही हो जाएगा धीरे धीरे। सुबह के टाइम में थोड़ा पढ़ाना दिक्कत लगता है थोड़े समय के लिए, फिर बाद में सब सही हो जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, तो मैं लॉ ऑफ रेसिस्टेंस क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग, जो फैक्टर रेसिस्टेंस को प्रभावित करते हैं उसके बारे में आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे। कब, जब आप रेसिस्टेंस का नियम जानेंगे। ठीक है, तो हम आपको बताने क्या जा रहे हैं, लॉ ऑफ रेसिस्टेंस। लॉ ऑफ रेसिस्टेंस, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं प्रतिरोध का नियम। शुरू से ही आप पढ़ते चले आ रहे होंगे। ठीक है, इसका पहला नियम क्या है, ठीक है, प्रतिरोध का पहला नियम क्या है कि किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध उसके लंबाई के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, या आर क्या है, रेसिस्टेंस, एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। आप इसको लिख सकते हैं, किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध आर उसके लंबाई एल के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि हमने बताया कितना जितना लंबा चालक होगा, चार्ज जब फ्लो होगा तो उसके पूरे लंबाई में एटम है, परमाणु है, पूरे लंबाई का परमाणु उसके मार्ग में एक तरीके का विरोध, अपोज, ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा। यानी कि रेसिस्टेंस पूरी लंबाई में होगा, यानी कि जितना चालक तार लंबा होगा उतना ही रेसिस्टेंस आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अब देखिए, अब यहाँ देखिए, मान लीजिए कि ये आपका रबड़ है। ठीक है, इंसुलेटर तो केबल नहीं है, मान लीजिए कि अगर ये रबड़ है, अब इसको हम खींच रहे हैं तो लंबाई तो बढ़ेगी, लेकिन जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या होगा, कम होगा। ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया प्रस्थ काट का ये क्षेत्रफल जो है, जब ये खींचेंगे तो लंबा होगा, लंबा होगा तो क्या होगा, पतला होगा। ऐसे देखते होंगे कोई बच्चा है जो बड़ा होने होता है तो शरीर दुबली होती है, तो कहते हैं सब बढ़ रहा है, इसलिए शरीर में मोटाई नहीं है। इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ रिलेशन है। अगर लेंथ बढ़ रहा है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, कम होता है किसी कंडक्टर का। तो अगर हम लंबाई इसकी बढ़ाएंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, कम होगा। यानी कि जो लंबाई है ये इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब लंबाई जब क्रॉस सेक्शनल एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आर जो होता है, इसके दूसरे नियम में जो आपका आर होगा ना, वो क्या होगा
तो क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि लंबाई जो इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लंबा अगर होगा तो एक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा। इसीलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं आपका एरिया ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। इसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। इसको लिख सकते हैं इन मीटर यूनिट, इन मीटर यूनिट में ले लीजिए और इन मीटर स्क्वायर यूनिट में ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं। क्या है ये, मीटर मात्रक में चालक तार की लंबाई है, ये मीटर स्क्वायर मात्रक में ये चालक तार का क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो दो रूल हो गया। तीसरा नियम इसका क्या है कि ये रेसिस्टेंस जो होता है ना, वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। आप इसको लिख सकते हैं प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या करता है, पदार्थ के प्रकृति और ताप पर भी, ताप मतलब टेम्परेचर, ठीक है, निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन दोनों नियम का, जो ये फर्स्ट रूल है और ये सेकेंड रूल है। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे ना, जब इन दोनों को हम मिलाएंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड सेकेंड रूल, हम फर्स्ट और सेकेंड रूल के अनुसार अगर हम देखेंगे तो आर इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। अगर इन दोनों रूल्स को हम मिलाते हैं तो होगा क्या कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए होगा, यानी कि आपका जो आर होगा ये क्या होगा, जब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटेगा ना, तो ये आपका जब प्रोपोर्शनलिटी सिंबल होगा तो कांस्टेंट जरूर आता है, क्योंकि इस साइड अगर बढ़ रही है तो उसको रिड्यूस करके बराबर कर देगा, और ये साइड घट रही है तो उसको इंक्रीज करके इसके बराबर कर देगा, इसलिए कांस्टेंट जरूर यूज होता है। तो यहाँ पे जो रो यूज हो रहा है ना, यहाँ पे इसको हम ऐसे इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे जो रो यूज हो रहा है ना, रो, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं इसको, प्रतिरोधकता। इसको हम बोलते हैं रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि चालक तार का जो रेसिस्टेंस होता है वो उसके लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये आपका उसके अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और फिर उसके प्रकृति, जो रेसिस्टिविटी होती है ना, वो चालक पदार्थ की प्रकृति पर है। प्रकृति का मतलब नेचर का मतलब वो चालक पदार्थ एल्यूमिनियम का है, कंडक्टर का है, कि सिल्वर का है, कि सोने का है, कि प्लेटिनम का है, कि नाइक्रोम का है, वो किस मटेरियल का कंडक्टर है, ये उसके नेचर पे ये वैल्यू क्या होती है, डिपेंड करती है। ठीक है, तो एक फिक्स क्वांटिटी जो, तो ये मान लीजिए कि अगर आपका सिल्वर का 1.6 इंटू 10⁻10 मीटर है, तो सिल्वर का कुछ और, सिल्वर का ये है तो एल्यूमिनियम का 2.8 आएगा। ऐसे अलग अलग कंडक्टर का अलग अलग फिक्स रेसिस्टिविटी होती है। यानी का जो ये नेचर का रेसिस्टिविटी का मतलब क्या है, रेसिस्टिविटी का मतलब पर मीटर कंडक्टर का रेसिस्टेंस कितना है। ठीक है, अगर हम बात करें कि 1.6 इंटू 10⁻8 ओम मीटर, अगर हम बोलें किसी चालक पदार्थ की जो रेसिस्टिविटी है वो कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻8 ओम मीटर है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, उसके 1 मीटर, इसको 1 मीटर लंबाई का जो रेसिस्टेंस है 1.6 इंटू 10⁻8 ओम है। इसका मतलब यही होता है कि पर मीटर लेंथ का कितना रेसिस्टेंस है, ये अलग अलग पदार्थ का अलग अलग होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, इसका फैक्टर्स अफेक्टिंग अलग है, रेसिस्टेंस फैक्टर्स अफेक्टिंग अलग है। इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब यही निकल के आपके सामने आ रहा है कि चालक पदार्थ का रेसिस्टेंस लंबाई पर भी निर्भर कर रहा है, यानी कि लंबाई एक ऐसा फैक्टर है जो रेसिस्टेंस को क्या करती है, प्रभावित करती है। फिर
अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है, यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ऐसा फैक्टर है जो रेसिस्टेंस को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। फिर उस पदार्थ की प्रकृति किस मटेरियल का है, ये भी रेसिस्टेंस को प्रभावित कर रहा है, और फिर उसका टेम्परेचर भी प्रभावित करता है। फिर एक से साथ एक और भी चीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी भी रेसिस्टेंस को क्या करती है, प्रभावित करती है। आर्द्रता भी रेसिस्टेंस को प्रभावित करती है, उससे बढ़ने से रेसिस्टेंस क्या होता है, घटता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें आपके लिए अत्यंत ही इम्पोर्टेंट हैं, जिनको हम इसी तरीके से क्या करने जा रहे हैं, एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम इसी फैक्टर्स को अब यहाँ पे क्रम से लिखने जा रहे हैं, ध्यान से लिखिएगा। यही जो फैक्टर मैं आपको बता रहा हूँ, इसी को ही हम क्या कर रहे हैं, क्रम से लिखने जा रहे हैं। ह्यूमिडिटी बढ़ने पर रेसिस्टेंस भी बढ़ता है कंडक्टर का, एक ध्यान दीजिए। तो ये तो थे प्रतिरोध के नियम। क्यों बताया इसको, क्योंकि ये बताएंगे तभी आपको फैक्टर्स को समझ में आएंगे जो रेसिस्टेंस को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो अब हम बताने जा रहे हैं आपको क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, वो कौन कौन से कारक हों जो रेसिस्टेंस को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कारक है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर है। क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, पदार्थ की लंबाई, या चालक पदार्थ की लंबाई लिख दीजिए, चालक पदार्थ की लंबाई। ठीक है, सबसे पहला अफेक्टिंग फैक्टर यही है, जितना लंबा कंडक्टर होगा उतना ही ज्यादा इसका रेसिस्टेंस होगा। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है, चालक पदार्थ के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, चालक पदार्थ के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र, ये भी जो है रेसिस्टेंस को प्रभावित करता है। अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। ठीक है, ये हो गया। अब फिर क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल, जैसे नेचर मतलब अगर पदार्थ की रेसिस्टिविटी बढ़ी है तो रेसिस्टेंस भी उसका ज़्यादा होगा, पर मीटर लेंथ का रेसिस्टेंस भी ज़्यादा है। अगर रेसिस्टिविटी कम होगी तो पर मीटर लेंथ का रेसिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। यानी कि अगर मटेरियल अलग अलग हैं, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, इसको मिला लिए तब भी रेसिस्टेंस उसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब मिक्सचर पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, पदार्थ की प्रकृति। ठीक है, कहीं कहीं इसको देखने को नहीं मिलता है, और नहीं भी लिखेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फिर क्या है, चौथा है टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो उसका रेसिस्टेंस घटेगा। भैया क्यों घटेगा, टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो ये चीज हमें बताइए, ये मान लीजिए आपका कंडक्टर है, क्या है, ये मान लीजिए कि आपका ये कंडक्टर है। कंडक्टर का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा, ये मान लीजिए आपका क्या है, कंडक्टर है। तो इस कंडक्टर में क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन वाले चार ऐसे फ्लो हो रहे हैं, बहुत आराम से बेचारे फ्लो हो रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल अपना काम कर रहे हैं, फ्लो होने का काम कर रहे हैं। ठीक है,
आपने क्या कर दिया, नीचे से इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। अरे जब चुपचाप फ्लो हो रहे थे तो ये खुरापात करने की क्या जरूरत थी, लेकिन आपने खुरापात कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब ये जो चार्ज हैं ये फ्लो होने के बजाय ये क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं अपनी जगह पे। ये क्या करने लगते हैं, अब ये आपस में ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं, कंपन करने लगे। ठीक है, तो ये बताइए जब ये चार्ज अपने आगे पीछे कूदने लगेंगे तो आगे मूवमेंट नहीं होगा। जब चार्ज आगे फ्लो नहीं होंगे तो क्या होगा, रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वही चार्ज फ्लो होने से ही धारा बढ़ती है, कंडक्टेंस बढ़ता है, चालकता बढ़ती है। और वही फ्लो नहीं हो रहा है, अपनी जगह पे कूद रहे हैं सब। कूदने की वजह से जब चार्ज नहीं फ्लो होगा तो आपका रेसिस्टेंस, जब चार्ज नहीं फ्लो होगा तो कंडक्टेंस यानी कि उसकी चालकता घटेगी, चालकता घटेगी तो रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसी प्रकार जब किसी चालक पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये होता है उसका रेसिस्टेंस घटता है। तो इसको लिख सकते हैं फॉर कंडक्टर। अगर हम कंडक्टर की बात कर लेंगे ना तो जो रेसिस्टेंस होगा वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा, टेम्परेचर घटेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन फॉर अगर हम इंसुलेटर की बात करें या सेमीकंडक्टर की बात करें, फॉर इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर अगर हम इसकी बात कर लें ना, फॉर इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर अगर हम इसकी बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, कब तक, जब तक ये चालक न बन जाए तब तक। ठीक है, ये जो बिफोर बिफोर कंडक्टर, ठीक है, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कब तक, जब तक कंडक्टर न बने तब तक। जैसे मान लीजिए आपका इंसुलेटर, आपका सेमीकंडक्टर की बात अगर हम कर लेते हैं, अगर हम सेमीकंडक्टर की बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि देखिए होता क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए। ये आपके इसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन है ये कोवैलेंट बॉन्ड से क्या है, बंधे हुए हैं बेचारे, ये मूव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो रहा है, मूव ही नहीं कर पा रहे हैं। कोवैलेंट बॉन्ड से ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं परमाणु से क्या है, बंधे हुए हैं, ये मूव नहीं कर पा रहा है। जब इसके टेम्परेचर और ड्रफ डायग्राम बने, जैसे टेम्परेचर आप देंगे तो ये जो बंडवा है ना ये टूट जाएगा, ये जल जाएगा। ठीक है, ये जो बॉन्ड जब टूटेंगे तब ये बेचारे पूरा मूवमेंट इनका फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले क्या था, ये बॉन्ड से बंधे हुए थे, एटम से, ये बॉन्ड से बॉन्ड बंधन से बंधे हुए, केमिस्ट्री पढ़िएगा, बॉन्ड से बने हुए थे, ये मूव नहीं कर रहे थे, रेसिस्टेंस ज़्यादा था। लेकिन आपने क्या कर, जैसे ही टेम्परेचर आपने दिया अब ये मूव करने लगे, यानी कि चालकता इनकी बढ़ने लगी, यानी कि रेसिस्टेंस घटने लगा। यानी कि अब ये बन गए क्या, कंडक्टर। बाय द हेल्प ऑफ टेम्परेचर इट मेक्स कंडक्टर, ये कंडक्टर हो बनता बन जाता है। जब ये कंडक्टर बन गया, अब जब इसका टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे ना तो भी क्या करेगा, अब ये मूव करने की जगह पे डैम्प करने लगेगा, अपनी जगह पे ग्रेड करने लगेगा। अब रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, घटना शुरू होगा। यही क्रिया आपका इंसुलेटर का है। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे एयर रखा है, क्या है, ये मान लीजिए आपने एयर है और इसका आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया। ठीक है, एयर एयर क्या है, इंसुलेटर है। एयर आपने रखा, उसका टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, जब एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ा देंगे ना तो जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब जो अणु है उनके अंदर जो परमाणु है, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूक्लियस से फ्री हो जाएगा। जब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए, इसके अंदर छुपे पड़े थे, अब टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से क्या हो गए, बाहर निकल गए। अब इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल गए ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रेक डाउन होना। क्या बोलते हैं इसको, ब्रेक डाउन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, ये कहीं आप पाएंगे नहीं, जान लीजिए, ब्रेक डाउन होना यानी कि इंसुलेटर से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकल जाना क्या कहलाता है, ब्रेक डाउन होना कहलाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकल जाएंगे ना, इंसुलेटर से बाहर वो निकल जाएंगे, अब ये फ्री होने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, अब वो जैसे इनको वोल्टेज मिला अब ये फ्लो होने लगेंगे, यानी कि जो इंसुलेटर एयर था ना बेचारा, अब ये कंडक्टर बन गया विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इनके मॉलिक्यूल्स जो है, एटम जो है क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन उसके अंदर जो चिपका पड़ा था फ्री हो जाता है, फ्लो होने लगता है। धीरे ऐसा घटनाएं आपको होती हैं हाई वोल्टेज की ट्रांसमिशन लाइन में। जहां हाई वोल्टेज होता है यानी कि वहाँ हीट भी ज़्यादा होगा,
चार्ज फ्लो होंगे, ज़्यादा टकराएंगे तो हीट भी ज़्यादा होगा, तो उस कंडक्टर के आसपास के जो एयर होते हैं बेटा ना, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और उसमें करंट फ्लो होने लगता है, जिसको आर्क कहते हैं, आप देखे होंगे। उसी करंट को जो एयर में फ्लो होती है वही आर्क होता है। उसी इफेक्ट को कोरोना इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब बरसात के समय में, जाड़े के समय में आप देखिएगा ऐसा होता है, ठीक है। कंडक्टर आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, डिटेल आपको स्टडी कराई जाएगी कि इंसुलेटर से भी करंट पास हो जाती है, एयर में जो करंट पास होती है तो वही स्पार्क होता है, वही आर्क होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब फ्री हो गए, अब फिर टेम्परेचर बढ़ाने लगेंगे तो रेसिस्टेंस घटने लगेगा। टेम्परेचर जब आप बढ़ाने, मतलब आप कंडक्टर बन गया ना, अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अब मूवमेंट इनका, अब इनका जो मूवमेंट है अब इतनी जगह पे क्या हो गया, बढ़ने लगा ये अपनी जगह पे। जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये अपनी जगह पे विब्रेट कर रहे हैं, मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। तो टेम्परेचर जब बढ़ गया ना तो रेसिस्टेंस बढ़ता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा उल्टा हो गया है यहाँ पे, ठीक है। ये ध्यान दीजिए, टेम्परेचर अब बढ़ाए तो इनका विब्रेशन होने लगा ना, जब मूवमेंट इनका नहीं हुआ, विब्रेशन जब होने लगा तो रेसिस्टेंस बढ़ने लगा, यानी टेम्परेचर बढ़ने पर रेसिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ने लगा, ठीक है। किसके लिए, कंडक्टर के लिए। लेकिन इसमें स्टार्टिंग में टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस घटेगा, यानी कि कंडक्टेंस बढ़ेगा, लेकिन बाद में जब तक वे कंडक्टर बन जाएंगे तब जस्ट अपोजिट वर्क करेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि उल्टा हो गया था, इसको सही कर लीजिएगा। ये हमारे कहने का मतलब था। तो हमने जो भी आपको बताया फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस में, आपको हमने क्या बताया कि जो आपका रेसिस्टेंस होता है ना कंडक्टर में, वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन मूव करने की जगह पे अपनी जगह पे कंपन करने लगते हैं। जब उनका मूवमेंट नहीं होगा तो रेसिस्टेंस बढ़ी तो गया, उनके मार्ग में बहुत ज़्यादा बाधा आ गई, यानी कि रेसिस्टेंस बढ़ ही नहीं रहे हैं, वो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो कंडक्टर का ये हो गया। लेकिन इंसुलेटर सेमीकंडक्टर में हम क्या देखेंगे, जो बॉन्ड होंगे टूट जाएंगे, बॉन्ड टूट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगा। इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होने लगा दोस्तों, तो हुआ क्या कि वो रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होने लगेगा। फ्लो होने लग रहा है तो अब रेसिस्टेंस भाई उसके मार्ग में जो बाधाएं थे कम हो गई, यानी कि रेसिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। जब वो कंडक्टर बन जाएंगे ना, तब फिर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा, ठीक है। चीज़ों को समझ गए होंगे, जान गए होंगे, आशा करते हैं अच्छा लगा तो, ठीक है। बस आज की वीडियो लेक्चर में दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।